नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो थोड़ी उलझी हुई गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो पहला पड़ाव जिसे हम आज आदिकाल के नाम से जानते हैं। पर क्या ये नाम हमेशा से यही था? इसे तय करना अपने आप में एक कहानी है। क्यों? बिल्कुल, हिंदी साहित्य का जो शुरुआती दौर है, उसके नाम को लेकर विद्वानों में बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श और मतभेद चलता रहा है। ये उस युग की आत्मा को, उसकी पहचान को, उसकी प्रवृत्तियों को समझने की एक कोशिश है। हर नाम जो सुझाया गया, वो उस दौर को देखने का एक अलग नजरिया पेश करता है। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये सफर। देखते हैं कि इस पहले पड़ाव को नाम देने की सबसे पहली कोशिश किसने और किस तरह की। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाम आता है डॉक्टर ग्रियर्सन का। उन्होंने इसे चारण काल कहा। चारण काल? अच्छा। जी, उनका मानना ये था कि ये जो समय है, ये चारणों का, यानी जो राजाओं के दरबार में कविता करते थे, उनका काल है। और उन्होंने इसकी शुरुआत भी काफी पहले, लगभग 643 ईस्वी से मान ली। ओ, काफी पहले से। हाँ, लेकिन मुश्किल ये हुई कि इस बात को साबित करने के लिए कोई ठोस साहित्यिक रचनाएं या कोई खास प्रवृत्ति वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए। बस कह दिया, पर सबूत नहीं थे। कोई उस वक्त की खास चारण रचनाएं मिली नहीं। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में ये नाम कह सकते हैं कि टिक नहीं पाया। विद्वानों ने इसे ज्यादा स्वीकार नहीं किया। तो ये कोशिश तो कामयाब नहीं हुई जी। इसके बाद फिर किसने प्रयास किया? इसके बाद आए मिश्र बंधु। उन्होंने समय थोड़ा आगे बढ़ाया, लगभग 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक का समय माना। और उन्होंने इसे नाम दिया प्रारंभिक काल। कहीं कहीं आरंभिक काल भी मिलता है। प्रारंभिक काल, ये तो नाम से ही लग रहा है कि। हाँ, बिल्कुल, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये बहुत ही सामान्य सा नाम है। शुरुआती दौर। इससे उस युग की कोई खास साहित्यिक पहचान, कोई प्रवृत्ति उसका पता नहीं चलता था। तो ज्यादातर आलोचकों ने इसे भी अपर्याप्त माना और स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये तो बहुत ही क्या कहेंगे, जनरल सा नाम हो गया। इसे कुछ खास पता नहीं चलता। तो फिर इसके बाद वो नाम आया होगा जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। मेरा इशारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की तरफ है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो हिंदी आलोचना के हम कह सकते सबसे बड़े स्तंभों में से एक है, उन्होंने संवत 1050 से 1375 तक के समय को, यानी अगर हम ईस्वी में देखें तो लगभग 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल, इसके पीछे उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि इस दौर में जो ज्यादातर कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे, दरबारों में, और उन्होंने प्रमुख रूप से वीर रस से भरी हुई रचनाएं लिखीं, वीर गाथाएं, जिन्हें हम रासो ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। हाँ, रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो वगैरह। जी बिल्कुल, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। शुक्र जी ने बाकायदा अपने मत के समर्थन में ऐसी 12 किताबों की लिस्ट भी दी। उनका मानना था कि इस काल की मुख्य प्रवृत्ति ही वीरता का गान करना था। लेकिन जहां तक मुझे याद है, इस नाम पर भी तो काफी विवाद हुआ। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। जी हाँ, बिल्कुल, इस नाम का विरोध भी बहुत हुआ। और विरोध करने वालों में सबसे प्रमुख नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उनके साथ और भी विद्वान थे, जैसे मोतीलाल मेनारिया। इनकी मुख्य आपत्ति ये थी कि शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया है, हाँ, वो 12 ग्रंथ, उनमें से कई ग्रंथ या तो बाद की रचनाएं लगते हैं या उनकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध है। वो असली है या नहीं, इस पर ही शक है। अच्छा, जैसे है पृथ्वीराज रासो को ही ले लीजिए। इसे कई लोग अर्ध प्रामाणिक या बाद की रचना मानते हैं। परमाल रासो आला खंड का मूल रूप भी नहीं मिलता। और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनका वीर गाथा से सीधा कोई संबंध ही नहीं है, वीर रस के नहीं है। हाँ, जैसे उन्होंने बीसल देव रासो का नाम लिया, पर बीसल देव रासो तो मूल रूप से एक श्रृंगार और विरह का काव्य है, एक तरह का गीति काव्य। उसमें वीरता प्रधान नहीं है। इसी तरह उन्होंने अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों को भी गिनाया और विद्यापति की पदावली को भी। अब इनका वीरगाथा से क्या लेना देना? पदावली तो भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। हाँ, ये बात तो सही है। खुसरो की पहेलियां तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो आलोचना का मुख्य बिंदु यही था कि सिर्फ वीरता को ही उस पूरे युग की एकमात्र या मुख्य पहचान मान लेना सही नहीं है। ये एकांगी दृष्टिकोण है,
क्योंकि उस समय सिर्फ वीर गाथाएं ही नहीं लिखी जा रही थीं, और भी बहुत कुछ था। धार्मिक साहित्य लिखा जा रहा था, सिद्धोनाथों का साहित्य था, लौकिक साहित्य था, श्रृंगारिक रचनाएं भी थीं। तो ये नाम पूरे साहित्य को समेट नहीं पाता, कहीं ना कहीं अधूरा और भ्रामक लगता है। समझ गया। मतलब शुक्ल जी ने एक पक्ष को ज्यादा उभार दिया, लेकिन बाकी चीजें नजरअंदाज हो गईं। तो जब वीरगाथा काल पर इतने सवाल उठे, तो फिर कोई और विकल्प सामने आया? किसी ने इसे अलग तरह से देखने की कोशिश की? जी, इसके बाद एक और प्रयास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया। उन्होंने इस काल को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में कैसे? उन्होंने संवत 750 से 1000 तक के समय को कहा संधि काल, और संवत 1000 से 1375 तक के समय को कहा चारण काल। उनका मतलब था भाषा का संधि काल, यानी वो समय जब अपभ्रंश भाषा, जो पुरानी प्राकृत से निकली थी, और पुरानी हिंदी, इनके बीच का संक्रमण चल रहा था, भाषा बदल रही थी। इसमें उन्होंने जैन, सिद्ध, नाथ साहित्य को रखा, और चारण काल में उन्होंने वही वीर गाथा वाली रचनाओं को रखा, और ये माना कि ये सारे कवि चारण ही थे। लेकिन क्या ये नाम स्वीकार हुआ? इसमें भी तो कुछ दिक्कतें रही होंगी। हाँ, इसमें भी वही पुरानी दिक्कतें सामने आई। पहली बात तो ये कि जिसे उन्होंने संधि काल कहा, उसका ज्यादातर साहित्य तो विद्वानों ने अपभ्रंश का ही माना, उसे हिंदी की शुरुआत मानने में हिचक थी। और चारण काल के लिए उन्होंने जिन रचनाओं का जिक्र किया, उनकी प्रामाणिकता पर फिर वही सवाल उठे। और ये बात भी पक्की नहीं थी कि ये सारे कवि चारण ही थे। कुछ मानते हैं कि वो भाट भी हो सकते हैं। तो ये नाम भी काफी विवादित रहा और सर्वमान्य नहीं हो पाया। ये तो मामला और उलझता जा रहा है। हर नाम पर कोई ना कोई आपत्ति। क्या किसी ने इसे सामाजिक या धार्मिक नजरिए से देखने की कोशिश की? मतलब वीरता और भाषा से हटकर? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस दिशा में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। उन्होंने इस युग को सिद्ध सामंत युग कहा। सिद्ध सामंत युग, ये क्या था? उनका मानना था कि इस दौर में 2 धाराएं प्रमुख थीं। एक तरफ तो थे सिद्ध, यानी बौद्ध सिद्ध, नाथ योगी, जैन मुनि वगैरह, जिनकी वाणियों में हमें उपदेश, हठयोग, रहस्यवाद मिलता है। और दूसरी तरफ थे सामंत, यानी उस समय के छोटे छोटे राजा, जागीरदार, जिनकी तारीफ में चारण कवियों ने रासो ग्रंथ लिखे, जिनमें युद्ध, विवाह, वीरता का वर्णन था। ये तो दिलचस्प लग रहा है। 2 प्रमुख ताकतों को जोड़ दिया, धर्म और राजसत्ता। हाँ, विचार तो दिलचस्प था, लेकिन इसकी भी सीमाएं थीं। आलोचकों ने कहा कि इस नाम में जो लौकिक साहित्य था, जैसे ढोला मारू रादूहा या खुसरो का साहित्य, वो कहीं फिट नहीं होता। नाथ पंथ की अपनी अलग धारा थी, जो सिद्धों से थोड़ी अलग थी, वो भी इसमें पूरी तरह शामिल नहीं हो पाती। तो ये भाषा, शैली, रस, परंपरा, इन सब को समेट नहीं पाता, इसलिए इसे भी अधूरा नाम माना गया। मतलब ये भी पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाया। फिर एक नाम और सुनने में आता है, शायद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, बीजो वपन काल। इसका क्या मतलब था? बीज वपन मतलब बीज बोने का समय। उनका आशय ये था कि ये वो समय था जब हिंदी साहित्य के बीज बोए जा रहे थे। ये एक तरह से हिंदी साहित्य की भूमिका या पूर्व पीठिका थी। तो ये नाम क्यों नहीं चला? सुनने में तो ठीक लगता है कि शुरुआत थी। देखिए, इस पर आपत्ति ये हुई कि ये सिर्फ बीज बोने का ही समय नहीं था। इसके पहले अपभ्रंश में एक काफी विकसित और प्रौढ़ साहित्य परंपरा चली आ रही थी। ये काल उसी परंपरा का एक विकास था, उसकी निरंतरता थी। इसमें ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नए सिरे से बीज बोए जा रहे हों। कई परिपक्व रचनाएं भी इस दौर में मौजूद थीं। तो इसे सिर्फ बीजोवपन कह देना इसकी महत्ता को कम करना समझा गया, इसलिए ये नाम भी अपूर्ण माना गया। अच्छा, मतलब ये अपभ्रंश की कड़ी का ही अगला हिस्सा था, एकदम नई शुरुआत नहीं। इनके अलावा भी शायद कुछ और नाम सुझाए गए थे जो उतने चर्चित नहीं हुए। हाँ, कुछ और नाम भी हैं जिनका जिक्र आता है, पर वो ज्यादा प्रचलन में नहीं आ पाए। जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा, पर वो तो एक तरह से शुक्ल जी के वीर गाथा काल का ही छोटा रूप था। उसमें कोई नई बात नहीं थी, वही पुरानी दिक्कतें थी। हाँ, वो तो बस नाम छोटा कर दिया। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भाषा के आधार पर अपभ्रंश काल कहा था, लेकिन ये सिर्फ भाषा पर केंद्रित था, साहित्य की अलग अलग प्रवृत्तियों को नजरअंदाज कर देता था। डॉक्टर रामखेलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा, जो फिर वही भाषा के बदलाव पर ही जोर देता था। एक और नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल सुझाया, ये सोचकर कि ये बाद के साहित्य का आधार बना। विचार तो अच्छा था, लेकिन ये नाम भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका। अरे बाप रे,
इतने सारे नाम, चारण काल, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, संधि काल, सिद्ध सामंत युग, बीजवपन काल, वीर काल, अपभ्रंश काल, संक्रमण काल, आधार काल। कितना मंथन हुआ है सिर्फ एक नाम तय करने के लिए। तो इतने सारे विकल्पों और आपत्तियों के बाद हम आखिरकार उस नाम पर पहुंचते हैं जो आज सर्वमान्य है, आदिकाल। ये नाम कैसे आया और ये क्यों स्वीकार हो गया? जी, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य नाम पर, आदिकाल। और ये नाम देने का श्रेय जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जी जिन्होंने वीरगाथा काल का खंडन किया था। जी हाँ, वही। उन्होंने वीरगाथा काल की सीमाओं को दिखाते हुए एक ज्यादा व्यापक और संतुलित नाम सुझाया, आदिकाल। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यहाँ आदि का मतलब सिर्फ पहला या पुराना या आदिम नहीं है। तो फिर क्या मतलब है आदि का? यहाँ आदि का अर्थ है स्रोत, बुनियाद। वो शुरुआती रूप जहाँ से परवर्ती यानी बाद में आने वाली साहित्यिक प्रवृत्तियों के बीच हमें मिलते हैं। द्विवेदी जी का तर्क था कि ये नाम ज्यादा तटस्थ है, ज्यादा व्यापक है। ये किसी एक प्रवृत्ति जैसे सिर्फ वीरता या सिर्फ धर्म से बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाषा की दृष्टि से देखें तो ये वो समय है जब हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से निकलकर अपने स्वतंत्र रूप की ओर बढ़ रही थी। और भाव की दृष्टि से देखें तो जो प्रवृत्तियां हमें बाद के साहित्य में जैसे भक्ति काल या रीति काल में बड़े रूप में दिखती हैं, चाहे वो भक्ति हो, श्रृंगार हो, वीरता हो, आख्यान हो, लौकिक कथाएं हो, उन सब के आदिम बीज, उनके शुरुआती रूप हमें इसी काल में मिल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये नाम उन सभी अलग अलग धाराओं को समेट लेता है जिनका जिक्र हम पहले कर रहे थे, सिद्ध, नाथ, जैन, वीर, श्रृंगार, लौकिक, सब। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये नाम उस काल की बहुलता को, उसकी विविधता को स्वीकार करता है। इसमें धार्मिक रचनाएं भी आ जाती हैं, वीर गाथाएं भी, विद्यापति और खुसरो जैसी श्रृंगारिक और लौकिक रचनाएं भी। ये नाम उस व्यापक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करता है जिस पर आगे का पूरा हिंदी साहित्य खड़ा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर वासुदेव शरण सिंह जैसे कई और बड़े विद्वानों ने भी इस नाम का समर्थन किया और धीरे धीरे ये नाम सर्वमान्य हो गया। वाह! तो ये कहानी है आदिकाल नाम के पीछे की। मतलब साहित्य के इतिहास का पहला अध्याय लिखना सिर्फ पुरानी किताबें ढूंढना नहीं है, बल्कि उन किताबों के जरिए उस पूरे युग की सोच, उसकी आत्मा को समझना और उसे एक सही नाम देना है। और आदिकाल नाम इस काम में सबसे सफल रहा, क्योंकि वो किसी एक रंग में रंगा हुआ नहीं था, बल्कि उस युग के सारे रंगों को अपने अंदर समेटे हुए था। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। आदिकाल नाम उस युग की जटिलता, उसकी विविधता और उस व्यापक आधार का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर हमारा विशाल हिंदी साहित्य का भवन खड़ा है। ये उसकी समग्रता को दिखाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर हिंदी साहित्य या व्याकरण से जुड़े किसी भी टॉपिक पर, खासकर 10वीं से 12वीं या BA MA के स्तर पर और जानकारी या नोट्स चाहिए हों, तो hindistack.com वेबसाइट को देख सकते हैं। वहाँ काफ़ी सामग्री उपलब्ध है। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।